गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। सबको प्रणाम। हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के थर्ड वीडियो के साथ। तो आपका ये सॉलिड स्टेट का थर्ड वीडियो है जो वीडियो लेक्चर जो हम डालेंगे। और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक के साथ कि हाउ टू काउंट हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ atoms in a यूनिट सेल। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी बताए हैं कि फेस सेंटर जो होता है आपका, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जैसा कि बताए थे कि कॉर्नर्स पे एटम्स रहते हैं और सब एटम एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो आखिर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कॉर्नर्स पे जो एटम्स है उसका 1/8 पार्ट है। ये देखिए जो इस पर्टिकुलर पिक्चर को अपने दिमाग में जितना अच्छा सोच सकेगा उतना अच्छा उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए एक तरीका है कि मान लीजिए कि जो आपका लैटिस है वो 8 क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 and 7 8, so there are 8 cubes which has formed और basically 8 यूनिट सेल्स, वो जो आपका यूनिट सेल मिल करके लैटिस बना रहा है। इसके जो बीच वाले एटम है, जो बीच में आपके एटम दिख रहे हैं, अगर इसको हम बोले कि ये एक कॉर्नर पे है, ठीक है, और इस कॉर्नर पे टोटल 8 क्यूब्स है, इस कॉर्नर से टोटल 8 क्यूब्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक एटम जो कॉर्नर पे रहता है दैट कैन फिट इनटू 8 क्यूब्स और 8 यूनिट सेल्स। So from here we can say that one unit cell will have how much, just unitary method कर देना है 1/8 है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए कि कोई आपका फेस का सेंटर है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एटम है, 2 यूनिट सेल है और इस पर्टिकुलर फेस पे आपका एक एटम है। ठीक है, और ये फेस 2 क्यूब शेयर कर रहा है, मतलब जो एटम आपका फेस पे होगा वो आपका एक एटम 2 यूनिट सेल में गया, ये आपका हो गया कॉर्नर्स के लिए। ठीक है, और ये हो गया आपका फेस के सेंटर पे कोई एटम है तब। ठीक है, तो फेस से के सेंटर पे एक एटम जो है वो 2 यूनिट सेल्स में जा रहा है। आप देख सकते हैं एक यूनिट सेल ये वाला, एक यूनिट सेल ये वाला, तो 2 यूनिट सेल में गया। तो अगर 2 यूनिट सेल में जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक यूनिट सेल में आपका कितना एटम्स होगा, 1/2 एटम। ठीक है, सिमिलरली जो एटम आपका ऐसे तो एज सेंटर्ड होता नहीं है ना, एज सेंटर जैसा चीज नहीं होता है। क्यूबिक यूनिट सेल में 3 ही होता है सिंपल क्यूबिक, लेकिन अगर तो भी क्वेश्चंस अगर अराइज करता है ताकि आपका देखना चाहता है कि आपको कितना अच्छे से ये पर्टिकुलर चीज क्लियर हुआ है कि एटम्स किस तरह से लैटिस फॉर्म करते हैं, तो उसमें एज सेंटर्ड का भी क्वेश्चन कहीं कहीं पे पूछ देता है। अब एज सेंटर्ड है मान लीजिए, तो देखिए अब यहाँ पे 4 यूनिट सेल मिलके 1 2 3 4, ठीक है, और मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एज के सेंटर पे एक एटम है। ठीक है, सेंटर पे एटम है, तो इस सेंटर पे जो एटम है, ये जो सेंटर पे एटम होगा आपका, ठीक है, एज सेंटर के केस में, ठीक है, याद रखिएगा एज। ठीक है, एज सेंटर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो एज सेंटर्ड के केस में जो एज के सेंटर पे जो एटम है, एज के सेंटर पे जो एटम है, जो एक एटम है, वो 4 यूनिट सेल से कंप्लीट कर रहा है, 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक एटम 4 यूनिट सेल के अंदर है। तो एक यूनिट सेल में कितना एटम हो जाएगा, फिर से यूनिटरी मेथड यहां लगा देंगे, एक यूनिट सेल में हो जाएगा आपका 1/4 एटम। ठीक है, और सिमिलरली आपका अगर बॉडी सेंटर, को बॉडी सेंटर के केस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बॉडी सेंटर तो बहुत इजी है,
बॉडी सेंटर के केस में, ठीक है, जो बॉडी के सेंटर पे एटम होगा, जैसे कि ये वाला एटम देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, तो इसके इस पे एक एटम होगा जो बॉडी के बीचों बीच होगा, एकदम सेंटर में होगा, ठीक है, बॉडी के बीचों बीच एकदम सेंटर में होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी सेंटर में जो एक एटम है वो एक यूनिट सेल को ही कंप्लीट करता है, मतलब और यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उस एटम का, ठीक है। तो बॉडी सेंटर अब समझ में आ गया कि क्यूब के कॉर्नर्स पे अगर मान लीजिए यूनिट सेल अगर आपका क्यूबिकल है, क्यूबिकल है, याद रखिएगा, ये हम लोग अभी क्यूबिकल के लिए कर रहे हैं, बाद में अगर किसी के लिए करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, जैसा हेक्सागोनल के केस में भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स पे एक एटम आपका 8 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो 8 यूनिट सेल में एक एटम, तो एक यूनिट सेल में 1/8 एटम। सिमिलरली फेस सेंटर में एक एटम 2 यूनिट सेल में दे रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक यूनिट सेल का हो गया आपका यहाँ पे आधा एटम, हाफ एटम, मतलब कि एक यूनिट सेल में आपका आधा एटम जाएगा, है ना, जो फेस के सेंटर पे होगा। सिमिलरली एज सेंटर्ड के केस में एक एटम 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एक यूनिट सेल में 1/4 एटम। और बॉडी सेंटर में आपका एक यूनिट सेल में एक ही एटम जाता है, ठीक है। ये हो गया कि किस तरह से जो आपका यूनिट सेल होगा उसमें कॉर्नर्स, फेस के सेंटर, बॉडी के सेंटर में कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा एक ही क्यूबिकल यूनिट सेल में, वो इसके बारे में बात हो गया, ठीक है। ओके, तो हम लोग अगर इसी में आपका नेक्स्ट जाए तो एक एक करके आप कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से एटम्स अरेंज रहते हैं और कितने एटम्स होते हैं एक यूनिट। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं, ये आपका सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। अब इस सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स है, ना किसी फेस के सेंटर पे है, ना एज के सेंटर पे है, ना बॉडी के, सिर्फ कॉर्नर्स पे है। और जो कॉर्नर्स वाले दोनों एटम है एक दूसरे को टच किए हुए हैं, है ना। जैसे कॉर्नर्स पे ये कॉर्नर का एटम, हर एक कॉर्नर का एटम बोल सकते हो कि एक दूसरे को टच किया हुआ। जैसे ये एटम है, अगर इस एटम के बारे में बोले तो ये एटम, सपोज दिस इज योर 1, so one atom is touching 2, 3, 4. Okay, means one atom is touching 3 atoms, second, third and fourth, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पहले कितना होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, देखो क्या होता है कि जितने भी सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस क्यूबिक यूनिट सेल का बहुत यूज है, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने में एक सबसे बड़ा यूज होता है यूनिट सेल्स का, मतलब यूनिट सेल्स में कितने एटम्स हैं, ठीक है, उन एटम्स और कितने वॉइड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स के केस में वॉइड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कोवलेंट कंपाउंड्स में आपके अगर मतलब कोई एलोट्रोपिक फॉर्म में है या फिर आपका कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, तो उस केस में आपका एटम जो पोजीशन रहता है वही पोजीशन आपका रहता है। हम लोग मानते हैं, अच्छा एक चीज आप याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि हर एक एटम आपका स्फेरिकल है, ठीक है। इतने छोटे चीज होते हैं एटम्स की एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तो भी हम लोग नियर बाय पहुंचते हैं ताकि एक आइडिया लगे, और उसी हिसाब से हम लोग आगे के एक्सपेरिमेंट्स, जैसे अगर कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, total number of atoms in simple cubic lattice, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस, बेसिकली लैटिस ने यूनिट्स है, ठीक है। लैटिस तो पूरा ढांचा हो गया, लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट सेल में आप देख सकते हैं हर एक कॉर्नर पे 8 एटम है, मतलब टोटल क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 एटम, तो उस हिसाब से 1/8 एटम एक कॉर्नर पे, और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए 8, तो आपके टोटल हो गए 1 एटम। मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस में सारा कॉर्नर्स का एटम्स को अगर आप मिला दीजिएगा, सारा कॉर्नर्स का एटम्स को मिला करके एक ही एटम बनता है, ठीक है। सिमिलरली ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक के केस में। सिमिलरली आपका फेस सेंटर्ड के केस में, ठीक है, फेस सेंटर्ड के केस में कितने होंगे, ठीक है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो फेस सेंटर्ड के केस में, फेस सेंटर्ड के केस में आप देख सकते हो ये कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, ठीक है,
और फेस के सेंटर पे एटम है। तो क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेसेस होता है 6 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होता है 8। तो हर एक फेस पे जो एटम है, जैसा कि बताए थे अभी तुरंत, कि हर एक फेस का जो फेस सेंटर जो एटम होता है वो उसका आधा हिस्सा जाता है यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो 6 फेसेस और 6 फेसेस में आपके हो गए आधे एटम के हिस्से, हाफ एटम, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 एटम्स, ठीक है। सिमिलरली कॉर्नर्स पे जो 8 एटम्स गए हैं ये हो जाएंगे 1/8 इंटू 1/8 एटम, ठीक है। तो ये 8 8 कैंसिल होकर के 1 एटम, ठीक है। और ये बन गए आपके 4 एटम्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप सिंपल क्यूबिक के केस में देख सक रहे हैं कि ये वाला एटम इसको ये वाला एटम आपका पहला एटम तीसरा को, दूसरा एटम को और चौथा एटम को टच किया हुआ है, ठीक है। मतलब कॉर्नर्स वाले 2 एटम्स एक दूसरे को टच किए हुए। लेकिन अगर हम फेस सेंटर्ड के बारे में बात करें, फेस सेंटर्ड के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एटम इसको नहीं टच किया हुआ, बल्कि ये एटम इसको टच किया हुआ है, इसको टच किया हुआ है, और एक फेस जो इस साइड का फेस होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो एटम है कॉर्नर वाला, ये किसको किसको टच किया हुआ, ये इसको टच किया है, इसको टच किया है और इसको टच किया है, तीन गो को। ये कॉर्नर्स वाले एटम्स को टच नहीं किया हुआ। अभी अब यहाँ पे हम बार बार टच के बारे में क्यों बता रहे हैं, मतलब कितना एटम्स को टच किया हुआ। देखिए एक चीज कंसेप्ट हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का, अभी हम बताएंगे, उसके बाद आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से इन एटम्स को हम लोग बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फेस सेंटर के केस में जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं किए रहते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल क्यूबिक में किए रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपका बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो बहुत सिंपल है, और सिंपल है। यहाँ बॉडी सेंटर में भी देखिए कॉर्नर्स वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं किए हुए, ठीक है, बल्कि कॉर्नर्स के सारे एटम जो है क्यूब के वो बीच वाले एटम को टच किया हुआ है, मतलब सेंटर में जो एटम होगा बॉडी के सेंटर में उसको टच किया हुआ। तो अगर बॉडी सेंटर के बारे में बात करें तो बॉडी सेंटर के केस में फिर से देख सकते हैं कि हर एक कॉर्नर्स पे आपका 1/8 पार्ट एटम्स का जा रहा है। टोटल नंबर कॉर्नर्स कितना है 8, तो 8 इंटू 8 हो गया आपका 1 एटम। और आपका बॉडी के सेंटर पे एक एटम है, ठीक है, तो ये हो गया आपके कॉर्नर्स वाले, ठीक है। और बॉडी के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे एक एटम। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट्स, सॉरी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2 एटम, ओके। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसका सबसे अच्छा है कि दिमाग लगाते रहो, दिमाग लगाओगे भैया तो मतलब समझ में, अगर व्यू क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा कितने होंगे, है ना। ऐसे तो एज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, लेकिन मान लो कि हम बोल दिए कि एज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो एज सेंटर्ड में कितने होंगे, ठीक है। ये अभी आप इंपॉर्टेंट है कि एज सेंटर्ड में कितने होंगे। मान लो कि एज सेंटर्ड, हम बोले कि एज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको है भाई, कोई क्यूबिक यूनिट सेल कोई है एज सेंटर्ड, ये एंड सेंटर्ड नहीं है, ये एज सेंटर्ड है, ठीक है। तो उसमें कितने होंगे, ठीक है, मान लो, है ना। ऐसे होता नहीं है एज सेंटर्ड, लेकिन क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो एज सेंटर्ड जो आपके होंगे, एज सेंटर्ड के केस में आपके कैसे होंगे, तो ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के तो हर एक कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, ठीक है। ठीक है। और देयर आर हाउ मेनी एजेस आर देयर, एज हो गए आपके ये वाले एज है, तो मान लो कि हर एक एज के भी सेंटर पे एटम है, ठीक है। और आपको बताए थे कि जो एज के सेंटर पे एटम होते हैं उनका 1/4 हिस्सा एटम के अंदर आता है, ठीक है, 1/4 हिस्सा एटम के अंदर आता है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें, तो कॉर्नर्स हो गए एज सेंटर के केस में, कॉर्नर्स हो गए 8 इंटू, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 एटम अंदर जाएगा, 1/8 एटम, तो ये हो गया आपका 1 एटम। और जो आपके एज है, कितने एज हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए, 12 एज हो गए कुल मिलाकर के, ठीक है। तो देयर आर
कुल मिला के 12 एजेस हो गए। तो 12 एजेस अगर हो जाएंगे तो ये आपका कितना हिस्सा चल जाएगा क्यूब के अंदर? क्यूब के अंदर आपका चल जाएगा 1/4 एटम होता है एक एज पे, ठीक है, एक एज के सेंटर पे। और आपके टोटल नंबर ऑफ एजेस हो गए 12। तो ये भी आपके हो गए 3 एटम। मतलब इसमें भी एज सेंटर्ड के केस में भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो 4 आइटम्स आपको बोलेंगे, ठीक है। 12 एजेस हो गए, है ना, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आपके एजेस हो गए। 12 एज पे हर एक एज पे 1/4 आइटम अंदर जाएगा, 3 आइटम और 1 आइटम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैसे हम लोग काउंट करते हैं कि यूनिट सेल में कितने आइटम्स हों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को जानना है और यहीं पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोला जाता है कि हाउ दिस इज योर बेसिकली क्लोज पैकिंग, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, ये टॉपिक का नाम है आपका, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लोज पैकिंग बस एक ही डायमेंशन में सोचें तो एक डायमेंशन में क्या होगा भाई, आप एटम्स को अरेंज कर दो सीधा सीधी लगातार तरीके से, आप एटम्स को अरेंज कर दो, है ना। तो ये आपका हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज योर क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन वन डायमेंशन। तो लेकिन एक टर्म है जो यहाँ पे हम लोग को जानना है, उस टर्म का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसके बारे में लिख लो, the number of atoms या फिर बेसिकली द नंबर ऑफ particles, particles constituent particles, constituent particles touching each particle, each particle in the structure of the solid, structure of the solid is known as coordination number, is known as coordination number number of the atom of the particle in that structure, that structure, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पार्टिकल जो है, ठीक है, वो ये बगल वाला पार्टिकल के साथ टच में है और इसके साथ टच में है, मतलब इस पर्टिकुलर वन डायमेंशन वाले स्ट्रक्चर में हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका 2 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बिकॉज एक एटम, अब ये बीच वाले किसी भी एटम को कंसीडर करो तो वो 2 एटम को टच किया हुआ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे 2। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे, सोच, ऐसा मत सोच लेना कि ये लास्ट वाला एटम तो सर एक अकेले है, मतलब ये तो 2 को टच नहीं करा। अरे भैया, लास्ट जैसा कोई चीज नहीं होता है, लास्ट जैसा कोई चीज जब सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर लोगे तो उसमें नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ढांचा एक ही साथ रहता है, ठीक है। अब ऐसे भी क्लोज पे हम लोग जनरली जो भी सॉलिड्स लेंगे वो 3 डायमेंशंस में होंगे। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन के बारे में तो बात, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कब मिल सकता है, जब आप किसी भी मेटल के शीट को बहुत पतला कर दो ठोक ठोक के, तब हो सकता है कि क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन, वो भी वन डायमेंशन तो कभी नहीं मिलेगा, ये आपको 3 डायमेंशन ही मिलेगा। ये बस समझाने के लिए आपको है कि हम क्या करेंगे कि अभी की हर एक डायमेंशन, एक एक डायरेक्शंस में आपका एटम्स का अरेंजमेंट दिखाते हुए आपको 3 डायमेंशन में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और जो ये लास्ट वाला एटम है, ये एक को नहीं टच किया हुआ, इसके बाद और एटम्स है,
ठीक है, एटम्स का कोई अंत नहीं है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर में एटम्स का कोई अंत नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। कोई भी एटम लो, आप सोडियम ही लोगे, मान लो आप यू हैव टेकन सॉरी यू हैव आपने लिया है 23 ग्राम सोडियम, ठीक है, सोडियम। तो 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम हो गए भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। तो इतने सारे एटम्स अरेंज है, आपको लग रहा है कि कोई इसमें आखिरी छोर होगा? कोई आखिरी छोर नहीं होगा, सब एक दूसरे को एकदम पैक करके टच करके रखे होंगे, ठीक है। तो आखिरी छोर जैसा कोई चीज नहीं होता, ये बस दिखाने के लिए आप लोग को कि इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्लोज पैकिंग इन ऑफ स्फीयर्स इन वन डायमेंशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन वो तो 1 डायमेंशन का हो गया, और ये है आपका 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन का क्या कीजिए, जैसे आप 1 डायमेंशन में आपने लिया था, ठीक है, 1 डायमेंशन वाले के एक लेयर को आप उसी के जस्ट नीचे एक और लेयर वैसा ही डालिए, उसी के नीचे एक और लेयर वैसा ही डालिए, इस तरह से करते गए तो बोल सकते हैं, अगर हम एक इस तरह के लेयर को ए बोलते हैं, तो ए टाइप अरेंजमेंट एक 2 डायमेंशन में पॉसिबल। दिस इज योर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। क्यों? अच्छा, कुछ बोलोगे क्यों ऐसा? तो यहाँ पे आप जो देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्यों बोला गया, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम का, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कोई भी एटम का, आप कहीं भी चुन लो, जैसे मान लो कि ये एटम है बीच वाला, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, तो ये एटम एक इसको टच किया हुआ है, एक इसको टच किया हुआ है, और इसको टच किया हुआ है, और इसको टच किया हुआ है, और यहाँ पे आप इन चारों को अगर जोड़ दोगे तो एक स्क्वायर फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला है, लेकिन इन 2 डायमेंशन, याद रखिएगा 3 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन में, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? तो दिख रहा है आपको, एक एटम 1 2 3 4 एटम्स को टच किया हुआ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप, या तो आप इसको ए टाइप बोलो इस तरीके से, टाइप इन 2 डायमेंशन, ये भी बोलना गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और या तो आप इसको नाम याद रख लो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, अब इसमें देखो क्या है, ये मान लो ऊपर वाला अरेंजमेंट आपका वही था, इस अरेंजमेंट को बी बोल, ठीक है। अब जैसे ही ये 2 एटम्स है, ठीक है, ये 2 एटम्स है, अब इन दोनों एटम्स के ये पर्टिकुलर जगह पे डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ है, यहां से लगते हुए हम एटम का शुरुआत की, ठीक है, देख सकते हैं ये दोनों डिप्रेशन के बीच में ये एटम आया, उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये अरेंजमेंट जस्ट बी अरेंजमेंट के सेम नहीं है, क्योंकि बी ये होता है सेम अरेंजमेंट, ए के जस्ट नीचे ए, तब हम बोले कि सब अरेंजमेंट सेम है, 1 डायमेंशन वाला सारा अरेंजमेंट सेम है, 1 डायमेंशन वाला सारा अरेंजमेंट यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 डायमेंशन वाला सारा अरेंजमेंट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि बी जहां से आपका स्टार्ट हुआ है, बी के डिप्रेशन में जा रहा है ए का पहला एटम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था, ठीक है, दोनों जगह डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप, इसको बोला जाता है 2 डायमेंशन। या फिर यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखने की कोशिश कीजिएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक एटम सपोज कीजिए, तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए, ठीक है, हेक्सागोनल, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों बोले? अब जो सारा आइटम्स आप जो गिने थे उसको जोड़ दीजिए, सबके एजेस को आप लाइन बना दीजिए, लाइन से जोड़ दीजिए, ठीक है, पॉइंट्स को सारा लाइन बना के जोड़ दीजिए, तो आपका हेक्सागन बन जाता है। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस में, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ओके। उसके बाद 3 डायमेंशंस वाला, और 3 डायमेंशंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 डायमेंशंस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिला था आपका 2 डायमेंशंस में, ठीक है, तो ये वाला जो पहला लेयर है, ये जो आपका पहला लेयर ऊपर वाला देख रहे हैं,
ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इस पर्टिकुलर पूरे लेयर को अगर हम लोग ए बोल दे अब, ठीक है, और सिमिलरली अब जस्ट इसके जैसा ही आइटम उसी के नीचे आप जो है एक और लेयर सेम डालिए, है ना, सेम लेयर, मतलब आप डिप्रेशन में नहीं डाल रहे, मतलब आप आइटम को यहां नहीं डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जस्ट नीचे जो आइटम था उसी के जस्ट नीचे डाल रहे हो। तो ये ए दूसरा हो गया, ये ए तीसरा हो गया, ये ए चौथा हो गया, ठीक है। तो ए ए ए अरेंजमेंट है ना, इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ पे एक एटम कितने एटम को टच किया हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है ना, कि कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज उससे पहले बता दें, ये आपका जैसे मान लीजिए कि आप इसमें जो है ना, ये पूरा अगर मान लीजिए पूरा ढांचा है, तो इसमें ये अगर आप ये 4 एटम्स को जोड़िए तो ये सबसे छोटा यूनिट सेल दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि ये यूनिट सेल आपका कुछ नहीं है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अच्छा, ये अभी 3 डायमेंशन में ये पहला ही है, ठीक है, याद रखिएगा पहला है, अभी और बताना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है ए टाइप अरेंजमेंट, या फिर आप इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस बोल सकते हो, स्क्वायर क्लोज 2 डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशन, ये वाला लेयर बस जो ऊपर वाला लेयर है ये है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, है ना। और लेकिन जब इसी के तरह का लेयर्स को हम लोग ऐड करते 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 इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो सिंपल क्यूबिक अगर यूनिट सेल है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आप थोड़ा समझिए, यहां से आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। ये आपका दिस इज योर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यही था आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको जैसा कि बताए थे, जो कॉर्नर्स पे एटम्स है ना, वो 3 एटम को टच किया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। अब एक बात समझो इसको, जैसा कि बताए थे जो कॉर्नर्स पे एटम्स होता है, ठीक है, हमें भी काउंटिंग किए थे, ठीक है, ये वाला काउंटिंग जो किए थे, इसमें आप देखिए ये बताए थे, ये जो कॉर्नर पे आपका एटम दिख रहा है, ये कॉर्नर पे एटम कितना क्यूब को कन्वर्ट कर रहा है, कितना यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे कॉर्नर्स का जो एक एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक यूनिट सेल में अगर उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, 8 यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक यूनिट सेल में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो एटम है, ये फर्स्ट एटम आपका सेकंड थर्ड फोर्थ को टच किया हुआ है, फर्स्ट एटम आपका किसको किसको टच किया हुआ है, ये आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ को टच किया हुआ, मतलब एक यूनिट सेल, अगर आइसोलेटेड यूनिट सेल के बारे में बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोलेटेड यूनिट सेल में क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इन आइसोलेटेड यूनिट सेल क्या हो गया, ये तो 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक एटम 3 एटम्स को टच किया हुआ है एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम आइसोलेटेड यूनिट सेल ना बोले और इसको हम लैटिस में बोले फाइंड करने की एक एटम कितना को टच किया हुआ, तो आपको जब समझ में आया कि एक एटम जो होता है कॉर्नर पे वो 8 यूनिट सेल्स में अपना जगह बनाता है, ठीक है, 8 यूनिट सेल्स में अपना जगह बनाता है, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एक एटम 8 यूनिट सेल में, अब एक चीज और देखिए, आइसोलेटेड यूनिट सेल में, मतलब अकेला यूनिट सेल में, है ना, उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3, मतलब एक एटम 3 एटम्स को टच किया हुआ। तो अगर एक यूनिट सेल में, ये याद रखिएगा, एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर वाला एटम, 1 कॉर्नर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 3, तो अगर हम इसको अब आइसोलेटेड ना बोल करके इसको हम बोले कि जो है ना, ये पूरा लैटिस की तरह है, ठीक है, पूरा लैटिस की तरह इसको हम सोचें, ठीक है, पूरा लैटिस की तरह है, तब तो ये 8 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन किया, हर एक यूनिट सेल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, तो मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक में अगर आइसोलेटेड यूनिट सेल ना बोल के लैटिस के बारे में बोले, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम in in the lattice, in the simple cubic lattice,
ठीक है, लैटिस बोल रहा है, आइसोलेटेड यूनिट सेल नहीं। तब आपका क्या हो जाएगा, तो एक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, तो 8 यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो हर एक यूनिट सेल में आपका अच्छा, अब इसमें भी देखिएगा जो कॉर्नर्स वाले एटम्स हैं, अब इसमें भी समझने की कोशिश कीजिएगा, जो समझा रहे हैं आप इसको समझिए अच्छे से। अगर इसमें हम बोले कि आपका जैसे मान लो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये एटम है, अब मान लो कि जो है ना ये इस साइड वाला कॉर्नर्स पे भी एटम, ठीक है, तो अब ये वाला एटम इसको टच किया हुआ तो है ही, प्लस ये नीचे वाला मान लो एक एटम है, इसको भी टच किया हुआ होगा, ठीक है, और ये आपका एक एक दो और एक होगा इस साइड वाला टच किया हुआ, ठीक है, इस साइड वाला टच किया हुआ, तो एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर वाला एटम इन तीनों एटम को टच किया हुआ है, ठीक है, सिमिलरली इस एटम को भी टच किया हुआ है, एक आपका और ये एटम। तो अगर आप इन दो यूनिट सेल्स में कंपैरिजन करो, तो दो यूनिट सेल्स में कितने हो गए, दो यूनिट सेल्स में हो गए आपके टोटल कंट्रीब्यूशन कितने हो गए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन दो यूनिट सेल को मिलाने पे हो गए आपके, एक एटम हो गया आप चार एटम से टच किया हुआ, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। यही आपका एक और पर्टिकुलर चीज यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसके पीछे वाला को देखें तो एक एटम इसको टच किया हुआ होगा, ये होगा इस कॉर्नर वाला एक एटम, ठीक है, नीचे ऑलरेडी बन चुका है, मतलब ऊपर वाला एक एटम को टच किया हुआ होगा, ठीक है, ये एटम ऊपर वाले एटम को टच किया होगा, ये दोनों साइड वाले, इस साइड वाले, इस साइड वाले, इस साइड वाले, बच कौन गया और कहां कोई बचा हुआ है वो देखो अब, ठीक है। नहीं मिल रहा कोई, ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका, इसका मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस में, मतलब कि आपका थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो अभी दिखा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस में, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, ठीक है, वो इसका मतलब हो गया, आपको दिख गया यहाँ पे कि एक एटम छह एटम को, अगर लैटिस में हम लोग बोले तो छह एटम को टच किया हुआ है, तो इसका मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस पर्टिकुलर आपका अरेंजमेंट में, या फिर आप इसको अलग अलग नाम से ए टाइप अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन बोलो, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन बोलो, दोनों सेम ही चीज है। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, और क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ जो यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक, या फिर ये जो लैटिस है ये आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस है ना, किस तरह का लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो याद रखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, नंबर 6 होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम आइसोलेटेड सिंपल क्यूबिक आइसोलेटेड यूनिट सेल में बात करेंगे, आइसोलेटेड यूनिट सेल में बात करेंगे, तो आइसोलेटेड यूनिट सेल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाए। आइसोलेटेड मतलब, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ तो ये तो लैटिस है ना, यहाँ पे तो बहुत सारा यूनिट सेल मिलके बना होगा, ठीक है, तो ये टर्म को ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड यूनिट सेल का मतलब होता है कि अकेला एक यूनिट सेल में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर वो अलग से पूछता है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हो गया यहाँ पे 3, और अगर आप लैटिस के बारे में होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन, आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस बोल लो, या फिर आप इसको सिंपल क्यूबिक लैटिस बोल लो, ठीक है, ये आपका कितना होगा 6 होगा, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों डिफरेंट चीज है, आइसोलेटेड यूनिट सेल अगर बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो 3 है ना, और अगर इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं एक एटम तीन एटम को टच किया हुआ है ना, तो एक एटम कॉर्नर्स वाला जो एक एटम है
वो आपका 3 एटम्स को टच किया हुआ है, लेकिन एक यूनिट सेल, मतलब आइसोलेटेड यूनिट सेल में। तो आइसोलेटेड यूनिट सेल के बारे में बात होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि यही एक एटम जब लैटिस है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, मतलब बहुत सारे यूनिट सेल्स मिला हुआ, तब एक एटम कितना को टच किया होगा, तो एक एटम जो है ये 1 2 3 4 5 6 एटम्स को टच किया रहेगा। ठीक है, तो 6 एटम्स मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। याद रखिएगा ये हम अलग अलग बना रहे हैं क्योंकि डायग्राम आपका क्लियर रहे, डायग्राम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे सब एक दूसरे को टच किए रहता है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं ना, सारा एटम्स एक देखिए ये है, अभी जो आपको दिखा रहे हैं ये है आपका एक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब एटम्स एक दूसरे को, अगर ये वाला क्यूब को हम नीचे प्रोसीड करें, ठीक है, तो ऐसा ही क्यूब बनेगा एक। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्यूब बना। तो अब इस क्यूब, ऊपर वाले क्यूब नीचे वाले क्यूब में आप देखो, इस चीज को समझो कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है, नीचे वाला एक एटम को टच किया हुआ है, ऊपर वाला एक एटम को टच किया हुआ है, और ये एक एटम को टच किया हुआ है, और ये एक एटम को टच किया हुआ है, तो ये 4 हो गए। और अगर अंदर वाले एटम, मतलब कि हम तो ये सबसे बाहर वाले लेयर को ले रहे हैं, अगर अंदर वाले लेयर के टर्म्स में सोचोगे तो ये एटम जो है, जो पीछे तरफ है, उसके आगे ये है, तो इस एटम को कौन कौन टच किया हुआ है, जैसे कि इसको एक बार क्लियर करके, इमेज को क्लियर करके हम थोड़ा इसको क्लियरली समझा देते हैं। देखो, अगर मान लो अंदर वाले किसी एटम को आप सोचो, सपोज करो ये बीच वाला जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर में हम एटम्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये बीच वाले लेयर में, तो ये हुआ आपका पीछे वाला एटम। ठीक है, ये एटम है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, इससे कौन कौन टच किया हुआ है, एक ये ऊपर वाला, एक ये, एक आपका एक ये, एक सिमिलरली ये हो गए 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 हो गए। अब इसके जो पीछे साइड होगा, ठीक है, ये तो ऊपर में है, पीछे साइड होगा उसको टच किया हुआ 5। ठीक है, और इसके जो नीचे तरफ होगा उसको टच किया हुआ 6। तो मतलब सिंपल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका, वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से सबको। इसी तरह से जैसा कि बताया, हम सब एक दूसरे को टच किए रहता, तो डिफरेंसली मत सोच लेना कि जो है ना भाई वो टच नहीं किया हुआ, सब एटम सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में आपका हर एक पार्टिकल एक दूसरे को टच किया हुआ रहता है, मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। हर एक पार्टिकल जरूरी नहीं कि सबको टच किया हुआ हो, लेकिन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब टच होना जरूरी होता है। ठीक है, वो एटम्स के बीच में टच रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस में बोलोगे तो 6, लेकिन अगर आप आइसोलेटेड यूनिट सेल में सोचोगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3। ठीक है, चलिए एक वीडियो और आपको आज ही डालेंगे, है ना, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ से, अपना टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बता दी, इसी तरह अब हम 3 डायमेंशन में और 2-3 चीजें बतानी है, उनको बताएंगे, वॉइड्स बताएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे का टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी में जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू।